बच्चों आज शुरू करते हैं सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम बात वहां से शुरू करेंगे जहां से हम लोगों ने 10th में छोड़ा। 10th में हमने द्विघात समीकरण पढ़े थे। द्विघात समीकरण का जो फॉर्म था वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 था और इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे d और d के लिए b² माइनस 4ac का जो फॉर्मूला था ये इस बात पर डिपेंड करता था कि हमारे द्विघात समीकरण के रूट के नेचर क्या है। हमने देखा इसमें तीन रिजल्ट हमेशा मिले हमें। सबसे पहले तो अगर d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव अगर निकलता है तो इसका मतलब था मूल वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक और असमान। इफ d इज इक्वल टू 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। ये दोनों परिस्थितियों को हम लोगों ने 10th क्लास में सॉल्व किया। लेकिन इसमें अब तीसरी कंडीशन d इज लेस देन 0 यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जब निगेटिव आता है तो हम रूट नहीं निकालते थे और देखते थे क्यों नहीं निकालते थे, क्योंकि रूट का नेचर होता था, मूलों की प्रकृति होती थी वो कैसी होती थी, काल्पनिक होती थी। काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी। अधिकल्पित मूल होते थे और अधिकल्पित मूल की स्थिति में हम लोग मूल नहीं निकालते थे। हम पहले दो कंडीशन ही सॉल्व करते थे, तीसरी कंडीशन सॉल्व नहीं करते थे क्योंकि मूल हमारे काल्पनिक हो जाते थे, वास्तविक नहीं रहते थे। अब हम जब 11th क्लास में पहुंचे तो हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम इस स्थिति का अध्ययन करेंगे कि मूल कब काल्पनिक होते हैं और जब काल्पनिक होते हैं तो हम उन्हें कैसे हल करते हैं। हम एक समीकरण को लेते हैं। हमारा एक समीकरण मान लो हमारे पास है x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक समीकरण द्विघात समीकरण है और जब हम इसको हल करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें x² इज इक्वल टू -1 आता है और x इज इक्वल टू आता है -1 का स्क्वायर रूट। या तो जब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इसी को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ a की वैल्यू 1 है, b हमारा इसमें है नहीं 0 है और c की वैल्यू 1 है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे d निकालते थे तो हमें मिलता था माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। AC अपॉन 2a और ऐसी स्थिति में हमारे अंदर रूट का -4 बचता था और नीचे होता था 2 प्लस माइनस क्योंकि यहाँ ये 0 है। ऐसी स्थिति में हम देखते थे तो हम इसको -4 को क्योंकि माइनस के नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं है, वास्तविक मूल नहीं मिलते हैं, काल्पनिक मूल मिलते हैं, तो हम इस -4 को हमने किस तरह से लिखा -4 इंटू -1 और -4 का स्क्वायर को हमने 2 बाहर कर दिया लेकिन अंदर हमारा -1 बचा और कैंसिल हो गया। तो यही स्थिति आ गई कि x की वैल्यू हमारी कितनी निकली √1। तो ऐसी स्थिति में इसका सॉल्यूशन निकाला गया और उसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया गया। क्या पढ़ेंगे इसे? आयोटा। आयोटा। तो हमने देख लिया, इससे मालूम पड़ गया कि एक इमेजिनरी नंबर को हम लोग जिसका वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट था आयोटा से रिप्रेजेंट किया और ये आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। जब हमने इसको आगे सॉल्व किया कि हमारा x² इज इक्वल टू -1 था और यहाँ x की वैल्यू -1 यानी कि आयोटा आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x² ये आयोटा का स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर किया तो ये आयोटा का स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो जहां कहीं भी आयोटा स्क्वायर आता है तो उसकी वैल्यू -1 करते हैं। अगर हम आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दें तो -1 का यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये इमेजिनरी नंबर से हम आयोटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हम जब आगे इन्हें वास्तविक संख्या के साथ प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज क्या होगी? पहली चीज क्या होगी? वास्तविक संख्या। जब हम सम्मिश्र संख्या को पढ़ेंगे,
सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे तो हमें इसमें जरूरत पड़ेगी एक वास्तविक संख्या की, एक हिस्सा इसका वास्तविक होगा और एक इसका अधिकल्पित या काल्पनिक होगा। इन दोनों से मिलकर बनने वाली संख्या हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। लेकिन इसके पहले हम आयोटा के बारे में थोड़ा और जान लें। जैसे हमने देखा आयोटा की वैल्यू √(-1) होती है, यानी √(-1) को हम लोग आयोटा लिख सकते हैं। और जब आयोटा स्क्वायर करेंगे तो ये -1 के बराबर होगा। आयोटा क्यूब करेंगे तो कितना होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि -1 इंटू आयोटा, यानी कि माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4 करते हैं तो -1 का स्क्वायर, यानी कि हमें 1 मिलता है। तो हम एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं, अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। यानी कि हम यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाले हैं और इससे हम आयोटा की कितनी वैल्यू हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी हमारा आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 है। ये रिमेम्बरिंग पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। आयोटा की पावर अगर 4n+1 है तो इसकी वैल्यू हम आयोटा ही लिखेंगे। अगर आयोटा की पावर इस फॉर्म में है 4n+2 तो इसका मतलब माइनस का 1 है, और आयोटा की पावर 4n+3 है तो इसका मतलब माइनस का आयोटा है। इससे हम आयोटा की कितनी पावर हो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक हमारा पास क्वेश्चन है आयोटा की पावर 99 प्लस आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102। हमारे पास क्वेश्चन आया था। अब आयोटा की पावर हमने 4 तक ही तो सीखा है, लेकिन हमने जब ये कॉन्सेप्ट सीख रखा है तो हम इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए आयोटा की पावर 99 है और हम जब 99 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे रिमाइंडर बचता है कितना? 24 टाइम्स पूरा टाइम डिवाइड हो जाएगा। 99 में अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कितनी बार 24 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जाता है और 96 आने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना? 4 × 24 + 3। ऐसे 100 को आयोटा की पावर 4 × 25 क्योंकि 25 चौको 100, 25 हो जाए 100। आयोटा की पावर 101 है तो ये होगा आयोटा की पावर 4 × 25 + 1, और आयोटा की पावर 102 तो आयोटा की पावर 4 × 25 + 2। तो हम इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं आयोटा की पावर ये इतना हिस्सा तो 1 बन जाएगा और ये बचा रह जाएगा जो कि आयोटा का क्यूब बन रहा है। ये आयोटा ही आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है। अगर हम इसमें आ जाते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी अगर रिमाइंडर 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4n+25 यानी पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। 100 में जब हमने 4 का डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया 25 टाइम्स, 25 बार, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। और जब कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो आयोटा की पावर 4n का फॉर्म है ये, और इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर हम देखें 100 बनता, हमने 4 × 25 लिख के जब सॉल्व किया तो हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है। और जब इस फॉर्म में पहुंच रहा है इसका मतलब इसका फॉर्म ये है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? आयोटा। और आयोटा की पावर यहाँ पर 100 कितना 102 है, और इसमें जब हम 4 का डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 2। 100 टाइम्स डिवाइड हो जाता है और बचता है, जैसे 102 है ना, अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 × 8 2 बचा, 4 × 5 = 20 और 2 रिमाइंडर। तो ये जो 2 रिमाइंडर बचता है, और हम देखिए 2 रिमाइंडर का फॉर्म ये है और इसकी वैल्यू होती है -1। अब हम इसको सिंपलीफाई करें तो माइनस आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर आता है 0। तो एक तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है इसमें लगातार 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनमें आयोटा की पावर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में है, तो आप उसका आंसर सीधा सा डिसाइड कर लीजिए 0। तो एक पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं, आपने सॉल्व करके देख ही लिया। तो हम देखते हैं आयोटा की पावर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब जब आयोटा के बारे में हमने अच्छी तरह से जान लिया है तो हम
कुछ और एक एग्जांपल से इसको आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ देखें, यहाँ x स्क्वायर है, इसके 2 रूट निकलेंगे, यहाँ x क्यूब है, इनके 3 रूट निकलेंगे, x के 3 मान निकलेंगे। तो ये देखना जरूरी कितने इसमें वास्तविक है और कितने काल्पनिक। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर x क्यूब इज इक्वल टू -1, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमें मिलता है x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके 2 फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, जो कि एक वास्तविक संख्या है। अब हम इसके दूसरे पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं दूसरे पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है। इस पार्ट में इसकी तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -1, ये तो वास्तविक संख्या आ गई। लेकिन इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू भी 1 है और c इज इक्वल टू भी 1 है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि x की वैल्यू आने वाली है, हम फॉर्मूला लगाएंगे घरा 4 का -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 into ac यानी 1 into 1 अपॉन 2। तो यहाँ -1 और प्लस माइनस यहाँ पर 4 में से जब 1 जाता है तो माइनस का √3 बचता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस का 1 प्लस माइनस √3, और ये जो -1 है हमने तुम्हें एडजस्ट करना बताया था यहाँ पर कि -1 है तो हम इसको क्या लिखते हैं, अगर हमारे पास माइनस का √3 है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, √3 into -1, और इस -1 को हम आयोटा कहते हैं, तो इसको हम आयोटा अपॉन 2 यहाँ भी और 2 यहाँ। तो जब हमने समीकरण को सॉल्व किया तो हमें 3 रूट मिले। एक तो हमें x इज इक्वल टू -1 मिला, पहला रूट हमें मिला था x इज इक्वल टू -1, पहला रूट मिला x इज इक्वल टू -1, और दूसरा रूट हमें मिला ये -1 माइनस हाफ, अलग लिखना, माइनस हाफ और प्लस √3/2 आएगा, और एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का, तो माइनस का हाफ माइनस √3/2 आएगा। इस तरह से हमें इसके 3 रूट मिले। अब ये जो रूट, पहला जो रूट निकला ये वाला, ये तो एकदम वास्तविक संख्या है, इसकी हमें बात अभी नहीं करनी, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें ये दो रूट मिले, ये सम्मिश्र संख्याओं के। इस तरह से सम्मिश्र संख्या का एक फॉर्म होता है जिसकी हम बात करते हैं, कि हमारे सम्मिश्र संख्या का जो एक फॉर्म होता है उसे हम सम्मिश्र संख्या को z से या c से, कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो c से रिप्रेजेंट करते हैं या z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो रियल फॉर्म होता है a प्लस आयोटा b। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल फॉर्म है जिसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट होता है जो जिसमें आयोटा नहीं लगा है, वो रियल पार्ट है, वास्तविक संख्या है, जिसमें रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू है a। और दूसरा पार्ट जिसमें आयोटा लगा है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाता है, वो है b। तो इसमें जो दोनों पार्ट्स हैं वो इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं। अब कोई जरूरी नहीं इसमें कि दोनों ही पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद हो। ऐसा भी हो सकता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में a0 प्योरली वो इमेजिनरी नंबर हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें सिर्फ है 3 आयोटा। अब 3 आयोटा है, इसमें तो रियल पार्ट है नहीं, तो इसका मतलब ये प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली इमेजिनरी नंबर है। और अगर दूसरा है सिर्फ 2, इसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख लें, इसको भी ऐसे लिख लें, और इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है जिसके भी चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में सीधी बात है
कि ये प्योरली रियल नंबर है। तो रियल नंबर जितने होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और दोनों का जो कंपोजिशन से बनता है, संयोग से बनता है नंबर, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर हम आगे बात करते हैं तो हम उनको कैसे जोड़ेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, उनका संयुग्मी क्या है, तो हम इसमें तीन चीज पढ़ेंगे। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन किस किस में? मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे उसमें दूसरी चीज, उसका संयुग्मी क्या है। हम बात करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, एक Z1 है एक Z2 है। तो Z1 का मान अगर हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 है, और Z2 का मान अगर हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2 है, और हम इसे जब ऐड करते हैं तो किस तरह से ऐड करते हैं, हम इसी मॉडल में लिख लेते हैं। Z1 के साथ पहले हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे x1 प्लस y1 आयोटा। इस आयोटा को चाहे y1 के पहले लिखें या y1 के बाद लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना मालूम होता है आयोटा लगने से कि ये पॉलिटॉनिक नंबर है। और प्लस Z2 करते हैं यानी कि x2 प्लस आयोटा y2। तो हम देखते हैं इसमें जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रियल पार्ट से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है, यानी कि x1 प्लस के साथ x2 प्लस होगा, और यहाँ पर आयोटा बाहर निकाल दे तो y1 प्लस y2। तो कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मान लो तीसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x3 प्लस आयोटा y3, चौथा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x4 प्लस आयोटा y4। तो हम जब उन्हें ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस एंड सो ऑन, तो हमारे रियल पार्ट से रियल पार्ट, सारे रियल पार्ट्स एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, एंड सो ऑन, प्लस इमेजिनरी पार्ट एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस तरह से चाहे ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई का मामला आता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस तरह से उसे करना है। अब मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पर x1 प्लस आयोटा y1 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं x2 प्लस आयोटा y2। मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते हैं दो नंबर्स ब्रैकेट में, उस तरह से मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए x1 का x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x1 x2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही y1 इसका इससे करते हैं तो आयोटा स्क्वायर y1 y2 आ जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा आयोटा x1 y2, और जब इसके इससे करेंगे तो आएगा x2 आयोटा y2, और चल जाएगा आयोटा। तो हम देखें यहाँ पर चूंकि आयोटा स्क्वायर आया है, यहाँ पर आपका आयोटा स्क्वायर आया है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो हमें मिलेगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन निकल रहा है, दोनों में कॉमन निकाले तो x1 y2 प्लस x2 y1। इस तरह से ये हमारा जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई है उस तरह से आया। अब आप यहाँ देखिए, अब जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला उसमें रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। अगर हम इस Z1 Z2 का रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट कितना है, देखिए x1 क्या है, x1 है हमारा Z1 का रियल पार्ट यानी रियल ऑफ Z1, और मल्टीप्लाई में x2 यानी रियल ऑफ Z2 माइनस y1 y2 इमेजिनरी नंबर है। देखिए यहाँ पे y1 और ये y2 दोनों Z1 और Z2 के इमेजिनरी नंबर, तो हम लिख देंगे माइनस इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 इनटू इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2। जबकि हमारा इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 Z2 जो आता है वहाँ देखें ये रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 का है, जबकि ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस ये रियल पार्ट ऑफ Z2 का है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है। तो हम देख सकते हैं रियल ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी ऑफ Z2 प्लस नहीं था इसमें, यहाँ प्लस आ गया, और x2 यानी कि रियल ऑफ Z2 इनटू इमेजिनरी ऑफ
Z1। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन भी है। अगर नहीं समझे तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से समझें। हमने ये जो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इनका यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ये तो प्लस वाला पोर्शन था, ये मल्टीप्लाई पोर्शन। जब मल्टीप्लाई वाला पोर्शन हमने सॉल्व किया तो हमने Z1 और Z2 की वैल्यू रखी, इनका सिंपली मल्टीप्लाई किया जैसे दो ब्रैकेट्स के नंबर का करते हैं। तो हमें इस तरह से x1 x2 प्लस आएगा स्क्वायर बाई 1 बाई 2, x1 y1 का बाई 2 के साथ आएगा और x2 y1 के साथ आएगा। तो जिनके साथ आयोटा है उसे हम कॉमन ले लेंगे, और हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो ये दोनों हमारे x1 बाई 2 और x2 y1 मिल गए। ये अब हमारे जो मल्टीपल मिला है, मल्टीप्लाई का नंबर मिला है, उसका इमेजिनरी पार्ट है। जबकि आयोटा इस पार्ट की जगह जब हमने -1 रखा तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ गया, x1 x2 y1 y2, ये हमारा इमेजिनरी, ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। हमने यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश की है। देखिए इसमें जो Z1 और Z2 का, Z1 और Z2 का जो रियल पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है। यहाँ से देखिए x1 है x2 है, x1 क्या है हमारा रियल पार्ट ऑफ Z1, x2 क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2। मैंने यहाँ लिख दिया रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, क्योंकि माइनस है माइनस लगाया, ये दोनों इमेजिनरी है Z1 Z2 के। ऐसे इसका इमेजिनरी पार्ट के बारे को भी हमने एक्सप्लेन किया। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस माइनस करते हैं।